हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है नगिन बेस्ट डिजिटल लर्निंग चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th की हिंदी बुक आरोह भाग 2 का चैप्टर 9 काव्य खंड का रुबैया और गज़ल। हम यहाँ पर रुबैया तो हम कर चुके हैं, अब हम गज़ल पार्ट करेंगे। रुबैया की तरह फिराक जी ने गज़ल को भी हिंदी समाज और उर्दू शायरी की परंपरा भरपूर है। इस गज़ल में दर्द और पीड़ा के साथ साथ शायर भी की ठसक भी अंतर्निहित है। इसमें गज़ल के माध्यम से शायर कहता है कि लोगों ने हमेशा उस पर कटाक्ष किए हैं, साथ ही उसकी किस्मत में भी कभी उसका साथ नहीं दिया। गम उसके साथ हमेशा रहा। उसे लगता है कि रात का सन्नाटा उसे बुला रहा है। शायर कहता है कि इश्क वही करता है जो अपना सब कुछ खो देता है। जब शराबी शराब पिलाते हैं तो उसे अपनी प्रेमिका की याद आ जाती है। अंतिम शेर में वह ये स्वीकार करता है कि उसकी गज़लों पर मीर की गज़ल का प्रभाव है। तो चलिए अब इसकी सह प्रसंग व्याख्या देखते हैं। नोरस गुचे पंखड़ियों की नाजुक गिरह खोले है, या उड़ जाने को रंगो बू गुलशन में पर तोले हैं। चलिए इसके शब्दार्थ देखते हैं। नोरस बसंत, नया रस यानी बसंत ऋतु। गुच्छ कली, नाजुक कोमल। गिरह बंधन, गुलशन बगीचा। नोरस गुचे पंखड़ियों की नाजुक गिरह खोले है। भाई शायर कहता है, फिराक जी कहते हैं कि बसंत ऋतु आने पर फूल की कलियों में फूल आना शुरू हो जाते हैं। भाई जब बसंत ऋतु आती है तो कलियों में फूल आने शुरू हो जाते हैं। या उड़ जाने को रंगो बू गुलशन में पर तोले है, और वह धीरे धीरे अपनी खुशबू को सारे बगीचे में फैला देते हैं। बाग बगीचा अत्यंत सुंदर लगने लगता है। प्रसंग प्रस्तुत शेर हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गजल से उद्गृत है। इसके रचिता फिराक गोरखपुरी है। इस शेर में बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। व्याख्या। कवि कहता है कि बसंत ऋतु में नए रस से भरी कलियों की कोमल पंखड़ियों की गांठें खुल रही है। वह धीरे धीरे फूल बनने के लिए अग्रसर है। ऐसा लगता है मानो रंग और सुगंध दोनों आकाश में उड़ जाने के लिए पंख फड़फड़ा रहे हैं। दूसरे शब्दों में बाग में कलियां खिलते हुई सुगंध फैला रही हैं। इसकी विशेषताएं क्या है? प्रकृति के सौंदर्य का सुंदर वर्णन है। उर्दू फारसी भाषा का प्रयोग है। प्रसाद गुण है। बिंब योजना है। संदेह अलंकार है। रंग व खुशबू पर मानवीय क्रियाओं का आरोपण है। मानवीकरण अलंकार है। इस पे आधारित प्रश्नों को देखते हैं। कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया है? कवि ने बसंत ऋतु का वर्णन किया है। कवि पहली पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका अर्थ है कि बसंत ऋतु में कलियां, नया रस भरा होता है कलियों में, और वे अपनी पंखुड़ियों से कोमल बंधनों को खोल रही हैं। नीरस विशेषण से क्या अभिप्राय है? नीरस, इसका अर्थ है नया रस। बसंत के मौसम में कलियों में नया रस भर जाता है। कलियां किस तैयारी में हैं? कलियां फूल बनने की तैयारी में हैं। उनके खिलने से खुशबू चारों ओर फैल जाएगी। नेक्स्ट पैराग्राफ। तारे आंखें झपकावे है, जर्रा जर्रा सोए है, तुम भी सुनो हो यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। तारे अब झपकाए हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, बंद करते और खोलते। जर्रा जर्रा कण कण, शव रात, शब रात, सन्नाटा मौन चुप्पी। तारे आंखें झपकाए हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं। कवि लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्यारो, तुम सब सुनो,
रात्रि के समय जो शांति होती है, उसमें जो रहस्य होता है, वह हमसे कहता है कि कुछ परोपकार एवं निस्वार्थ होकर सेवा करो। तारे अपनी आंखें चिपकाते हैं। जब रात हो जाती है तो संसार का कण कण शांत हो जाता है। रात्रि के गहन अंधकार में चारों ओर सूनापन छा जाता है। वह हमें कुछ ना कुछ अवश्य बोलता है। तुम भी सुनो हो यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले। वे रात्रि में सन्नाटा, अंधकार और सूनापन छा जाता है। वह हमें कुछ ना कुछ बोलता रहता है। प्रसंग प्रस्तुत शेर हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में उद्धृत गजल से संकलित है। इसके रचयिता फिराक गोरखपुरी है। इसमें शायर ने रात के तारों का सौंदर्यपूर्ण वर्णन किया है। व्याख्या: शायर कहता है कि रात ढल रही है, तारे भी आंखें झपका रहे हैं। इस समय सृष्टि का कण कण सो रहा है, शांत है। वह कहता है कि हे मित्रों, रात में पसरा यह सन्नाटा भी कुछ कह रहा है। यह भी अपनी वेदना व्यक्त कर रहा है। इसकी क्या विशेषता है? प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण है। जर्रा जर्रा में पुनरुक्ति प्रकाश की अलंकार है। सन्नाटे का बोलने में मानवीकरण तथा विरोधाभास अलंकार है। तारों का मानवीकरण किया गया है। उर्दू शब्दावली है। अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। तारों के समय कैसा दृश्य होता है? रात के समय कैसा दृश्य होता है? वातावरण शांत है, आकाश में तारे आंखें झपकाते हुए लगते हैं। जर्रा जर्रा है में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसका अर्थ है कि रात के समय सारी सृष्टि शांत हो जाती है, हर जगह सन्नाटा छा जाता है। शब में कौन बोलता है और कैसे? रात में सन्नाटा बोलता है, समय चुप्पी की आवाज सुनाई देती है। भाई रात के समय सन्नाटा बोलता है, सन्नाटा छाया रहता है। कवि किसे संबोधित कर रहा है और क्यों? कवि दोस्तों को संबोधित करता है और बताता है कि रात को खामोशी भी बोलती हुई लगती है। भाई रात के समय खामोशी भी बोलती हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट पैराग्राफ। हम हो या किस्मत हो, हमारी दोनों की एक ही काम मिला है। किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो ले रहे हैं। किस्मत मतलब भाग्य, दबक एक, लेवे हैं लेती। भाई हम हो या किस्मत हो, इन पंक्तियों में माध्यम से शायर कहता है कि इस दुनिया में आज अकर्मणीय लोग केवल किस्मत के सहारे रहकर जीवन यापन करते हैं। वे अपना कर्महीनता को दोष न देकर किस्मत को दोष देते हैं। ऐसे लोग कर्म निष्ठा और परिश्रम से कार्य करने की अपेक्षा केवल भाग्य पर निर्भर रहते हैं। कोई कर्म नहीं करते, कुछ किस्मत पर, सब कुछ ही किस्मत पर सौंप देते हैं। भाई वो कहते हैं कि हम हो या किस्मत हो, हमारी दोनों की एक ही काम मिला है। भाई वो कहते हैं कि चाहे हम हो चाहे हमारी किस्मत हो, हम दोनों को एक ही काम मिला है। भाई कर्महीनता का दोष न देकर वो केवल किस्मत को ही दोष देता है। किस्मत हमको रो लेवे, भाई किस्मत तो हमको रो लेती है और हम किस्मत को रो लेते हैं। प्रसंग प्रस्तुत शेर हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गजल से लिया गया है। इसके रचयिता फिराक गोरखपुरी है। इसमें शायर ने मनुष्य के दोषारोपण करने की प्रवृत्ति के विषय में बताया है। व्याख्या: शायर कहता है कि संसार में मेरी किस्मत और मैं खुद दोनों ही एक जैसे हैं। हम दोनों एक ही काम करते हैं। अभाव के लिए मैं अपनी किस्मत को दोषी मानता हूँ और इसलिए किस्मत पर रोता हूँ, और किस्मत मेरी दशा को देखकर रोती है। वह शायद मेरी हीन कर्मनिष्ठा को देखकर झल्लाती है। क्या विशेषता इसमें? निराशा व अकर्मण्यता पर व्यंग्य है। उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग है। किस्मत को मानवीय क्रियाएं करते हुए दिखाया गया है, अतः मानवीकरण अलंकार है। गजल छंद है। हम कहना उर्दू की पहचान है। प्रश्न उत्तर करते हैं। कवि किस किस को सम्मान बताता है? कवि
तथा किस्मत को लोगों और किस्मत का क्या कार्य करते हैं। कवि ने स्वयं तथा भाग्य को एक समान बताया है। स्वयं तथा भाग्य को एक समान बताया है। किस्मत हमको रोले, यह अर्थ को स्पष्ट कीजिए। इसका अर्थ यह है कि कवि की बदहाली को देखकर किस्मत उसकी अकर्मण्यता पर झल्लाती है। कवि तथा किस्मत क्या कार्य करते हैं? कवि अपनी दयनीय दशा के लिए भाग्य को दोषी ठहराता है और किस्मत उसकी अकर्मण्यता को देखकर झल्लाती है। दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं। कवि ने मानव स्वभाव के बारे में किस सत्य का उल्लेख किया है? कवि ने अपने माध्यम से मानव स्वभाव के बारे में उस सत्य का उल्लेख किया है कि किसी भी प्रकार की अभावग्रस्तता होने पर वह किस्मत को ही दोषी ठहराता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, जो मुझको बदनाम करे है, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले है या अपना पर्दा खोले है। काटा, ऐसा हो सकता है, यर्दा रहस्य, काश, इच्छा को व्यक्त करना। जो मुझको बदनाम करे, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले है या अपना पर्दा खोले है। कवि का कथन है कि समाज में कुछ लोग कवि को बदनाम करना चाहते हैं। कवि बदनाम करने वाले लोगों को यह आग्रह करना चाहता है कि काश वह लोग इतना सोच सके कि वो मेरा भेद खोल रहे हैं या अपना भेद खोल रहे हैं। भाई, मेरा पर्दा खोल रहे हैं या अपना पर्दा खोल रहे हैं, यानी भेद खोल रहे हैं। कवि का अभिप्राय है कि समाज में दूसरों को वही बदनाम करते हैं जो स्वयं पहले से बदनाम हो। भाई, वो इतना सोच लें कि भाई वो किसे बदनाम कर रहे हैं। प्रसंग, प्रस्तुत शेर हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गजल से लिया गया है। इसके रचयिता फिराक गोरखपुरी जी हैं। इसमें शायर ने निंदकों पर प्रहार किया है। व्याख्या, शायर कहता है कि संसार में कुछ लोग उसे बदनाम करना चाहते हैं। ऐसे निंदकों के लिए कवि कामना करता है कि वे केवल यह बात समझ सके कि मेरी जो बुराइयां संसार के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उससे खुद उनकी कमियां उजागर ही रही है और वे मेरा पर्दा खोलने की बजाय अपना पर्दा खोल रहे हैं। विशेषता क्या है? शायर ने दूसरों को बदनाम करने वाले पर व्यंग्य किया है। उर्दू भाषा का प्रयोग है। गजल छंद है। भाषा में निर्वाह है, प्रवाह है। प्रश्न उत्तर देखते हैं। निंदा करने वाले दूसरे की निंदा के साथ साथ अपनी निंदा स्वयं कर लेते हैं, कैसे? निंदक किसी की बुराइयां जब दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं तो उससे उनकी कमियां स्वयं प्रकट हो जाती है। इस प्रकार वे अपनी निंदा स्वयं कर जाते हैं। निंदक किन्हें कहते हैं और किसे बदनाम करना चाहते हैं? निंदक वे लोग होते हैं जो अकारण दूसरों की कमियों को बिना सोचे समझे दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। ऐसे लोग कवि को बदनाम करना चाहते हैं। कवि कुछ लोगों को सचेत क्यों करना चाहता है? कवि कुछ लोगों को इसलिए सचेत करना चाहता है कि इस कार्य से वे अपने रहस्य भी दूसरों को बता देता है। क्योंकि जो लोग कवि को बदनाम करना चाहते हैं, उन्हें इतना समझना चाहिए कि इस कार्य से वे अपने रहस्य भी दूसरे लोगों को बता रहे हैं। मेरा पर्दा खोले, आशय स्पष्ट कीजिए। इसका अर्थ है कि कवि के विरोधी उसकी कमियों को समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं ताकि उसकी बदनामी ना हो। ये कीमत भी अदा करे, हम बदसूरती है होशो आवाज़, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी हो ली है। यानी ये कीमत भी अदा करे, कीमत मूल्य, अदा चुकाना। हम बदसूरती ए होशो हवास, बदसूरती ए होशो हवास विवेक के साथ, दीवाना प्रेमी, सौदा करने वाले, चाहने वाले, प्रेम करने वाले। ये कीमत भी अदा करे, हम बदसूरती ए होशो आवाज़।
भाई कवि कहता है कि अपनी प्रियतमा को संबोधित करते हुए कहता है यहाँ पर कि कवि अपने प्रेम की कीमत को अदा करने की बात कहते हैं। वे अपनी प्रेमिका को सौदा करने को कह रहे हैं, अर्थात तुम्हें खरीद कर अपने पास रखने वाला दीवाना भी बनने को तैयार हूँ। प्रस्तुत शेर हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गजल से उद्गृत है। इसके रचयिता फिराक गोरखपुरी हैं। इसमें कवि ने प्रेम की कीमत अदा करने के बारे में बताया है। व्याख्या। कवि कहता है कि हम पूरे विवेक के साथ तुम्हारे प्रेम के लिए पूरी कीमत अदा कर रहे हैं। हम तुम्हारे प्रेम का सौदा करने वाले हैं। इसके लिए हम दीवाना बनने को भी तैयार हैं। कवि कहता है कि जो प्रेमी है वह समाज की नज़रों में पागल होता है। विशेषता क्या है? कवि ने प्रेम के संपूर्ण समर्पण पर वर्णन किया है। उर्दू शब्दावली का प्रभावी प्रयोग है। कीमत अदा करना मुहावरे का प्रयोग है। गजल छंद है। प्रश्न उत्तर देखते हैं। हम बदसुरती ए होशो हवास का अर्थ बताए। इसका अर्थ है हम पूरे होशो हवास से, दूसरों शब्दों में हम पूरे विवेक से हैं। कवि किसे संबोधित करता है? कवि प्रियतम को संबोधित करता है। सौदा करने से क्या अभिप्राय है? इसका अर्थ है किसी चीज को खरीदना। यहाँ यह प्रेम की कीमत अदा करने का संबंधित है। कवि किसकी कीमत अदा करने की बात कर रहा है? कवि प्रेम की कीमत अदा करने की बात कर रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। भाई तेरे गम के का पासे अदब है। गम मतलब दुख, पीड़ा। पासे अदब लिहाज, सम्मान का भाव। दुनिया संसार, ख्याल ध्यान। प्रस्तुत शेर हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गजल से उद्गृत है। इसके रचयिता फिराक गोरखपुरी है। इसमें शायर ने प्रेम की पीड़ा को व्यक्त करते हुए किया है और लेखक कहते हैं कि तेरे गम के पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रो ले हैं। भाई यहाँ पर लेखक कवि कहते हैं अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए फिर से कहते हैं कि मैं पूर्ण रूप से खुद को तुम्हें समर्पित नहीं कर सकता हूँ। मुझे तुम्हारे प्यार और दुख की कीमत का एहसास है। वे तुम्हारे प्यार की और दुख की कीमत का मुझे एहसास है। मेरा हाल भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, लेकिन सामाजिक मर्यादा के कारण अपने दर्द को छिपाकर चुपके चुपके एकांत में रो लेता हूँ। भाई चुपके चुपके रो लेते हैं, सामाजिक मर्यादा के कारण अपने दर्द को छिपाकर चुपके चुपके रो लेता हूँ। अर्थात वह अपनी प्रेम के दुनिया वालों को नहीं बताना चाहता, दुनिया की हंसी का पात्र नहीं बनना चाहता। कवि अपनी प्रियतमा के गमों को सामना करता है। व्याख्या। कवि अपनी प्रेमिका से कहता है कि मुझे तुम्हारे गम का पूरा ख्याल है, मैं तुम्हारी पीड़ा का सम्मान करता हूँ, परंतु मुझे संसार का भी ध्यान है। यदि मैं हर जगह तुम्हारे दिए दुख को सबके सामने गाता फिरूं तो दुनिया हमारे प्रेम को बदनाम करेगी। इसलिए मैं इस पीड़ा को अपने हृदय में छिपा लेता हूँ और चुपचाप अकेले में रो लेता हूँ। आश्चर्य यह है कि प्रेमी अपने दुख का संसार के सामने प्रकट नहीं करते हैं। विशेषता क्या है? कवि ने विरह भावना का प्रभावी चित्रण किया है। उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा है। चुपके चुपके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। गजल छंद है। वियोग श्रृंगार रस है। प्रश्न उत्तर देखते हैं। तेरे गम के का पास अदब है, भाव स्पष्ट कीजिए। इसका अर्थ यह है कि कवि ने मन में अपने प्रिय की विरह वेदना के प्रति पूर्ण सम्मान है। कवि को किसका ख्याल है और क्यों? कवि को सांसारिकता का ख्याल है, क्योंकि वह सामाजिक प्राणी है, अपने प्रेम को बदनाम नहीं होने देना चाहता। कवि चुपके चुपके क्यों रोता है?
कवि अपने प्रेम को दुनिया के लिए मजाक या उपहास का विषय नहीं बनाना चाहता। इसी कारण वह चुपके चुपके रो लेता है। कवि की मनोदशा कैसी है? कवि प्रेम के विरह से पीड़ित है। उसे संसार की प्रवृत्ति से ही भी वह वह अपने वियोग को चुपचाप सहन करता है ताकि बदनाम ना हो जाए। नेक्स्ट पैराग्राफ। फितरत का कायम है तवाजुन आलमे, हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते है खुद को जितना खो लेते। फितरत का कायम है, फितरत स्वभाव कायम स्थापित करना। तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में भी, तवाजुन संतुलन, आलमे हुस्न द्वशक प्रेम और सौंदर्य का संसार खुद स्वयं। फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खो लेते हैं। भाई इसमें कवि का कथन है कि मैं अपनी प्रियतमा से कितना भी दूर ही क्यों ना चला जाऊं, किंतु उसकी वियोग की पीड़ा मुझे सताती ही रहती है। उसकी सारी यादें अभी भी ज्यों की त्यों मेरे दिल में समाई हुई है। मैं जब भी इसको भूलने का प्रयास करता हूँ तो मुझे मेरी प्रियतमा की ओर अधिक याद आती है। मैं खुद को भूल सकता हूँ किंतु अपनी प्रियतमा को नहीं भूल सकता। प्रसंग। प्रस्तुत शेर हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गजल से उद्गृत है। इसके रचयिता फिराक गोरखपुरी है। इस शेर में कवि ने प्रेम की प्राप्ति का उपाय बताया है। व्याख्या। कवि कहता है कि प्रेम और सौंदर्य के संसार में संतुलन कायम है। इसमें हम उतना ही प्रेम पा सकते हैं जितना हम स्वयं को खोते हैं। दूसरे शब्दों में प्रेम में पहले स्वयं को मिटाना पड़ता है। जो व्यक्ति जितना अधिक समर्पण करता है वह उतना ही प्रेम पाता है। विशेषता क्या है? कवि ने प्रेम के स्वभाव को स्पष्ट किया है। कबीर के साथ साथ साम्य है। जिस खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेठी में बहुरा खोजन चला रहा किनारा बैठी। खोकर पाने में विरोधाभास अलंकार है। उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा का प्रयोग है। गजल छंद है। प्रश्न उत्तर को देखते हैं। कवि किस संतुलन की बात करता है? कवि प्रेम और सौंदर्य के लिए खोने और पाने के संतुलन की बात करता है। आलमे हुस्नो इश्क का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है प्रेम और सौंदर्य की दुनिया। प्रिय को कैसे पाया जा सकता है? प्रिय को पाने का एकमात्र उपाय है खुद को प्रेमी के प्रति समर्पित कर देना। खुद को खोने का भाव स्पष्ट कीजिए। इसका अर्थ है अहम भाव को छोड़कर प्रेमी के प्रति समर्पित होना। नेक्स्ट पैराग्राफ। आबो ताब अशियार ना पूछो, तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बेतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। आबो ताब अशियार चमक दमक के साथ, आंखें रखो हो देखने में समर्थ हूँ। बैत शेर, दमक चमक, मोती रोले आंसू छलकना। ये आबो ताबे अशियार ना पूछो तब तुम भी आंखें रखो हो। यहाँ पर बताया गया कवि का कथन है कि आबो ताबे अशियार ना पूछो। यहाँ बताया गया है कि कवि अपनी प्रियतमा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पास भी दो आंखें हैं, तुम भी दुनिया की सच्चाई से अवगत हो और समझदार हो। भाई आबो ताबो अशियार ना पूछो, तुम भी आंखें रखो हो, तुम्हारे पास भी दो आंखें हैं, तुम भी सच्चाई से अवगत हो, समझदार हो, सबका आंकलन कर सकती हो। कवि शेरों के चमक की बात कर रहा है। जगमग बैतों की चमक है या हम मोती रोले हैं। भाई या उन्होंने असीम दुख झेला है, उनका हृदय रोया है, उसका दुख मोती बनकर आंखों से बह रहा है, तब जाकर कहीं इतनी सुंदर शायरी की उत्पत्ति हुई है। प्रसंग। प्रस्तुत शेर हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित
गजल से उद्गृत है। इसके रचयिता फिराक गोरखपुरी है और उन्होंने इसमें कवि ने अपने काव्य सृजन के आधार पर अपनी व्यथा बताई है। कवि कहता है कि तुम्हें मेरी शायरी में जो चमक दमक दिखाई देती है उस पर फिदा मत हो। तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी है, अर्थात ध्यान से देखना है। मेरे शेरों में जो चमक है वह मेरी आंसुओं की देन है। दूसरे शब्दों में कवि की पीड़ा से उसके काव्य में दर्द उभर कर आया है। विशेषता क्या है? कवि ने विरह को काव्य के सृजन का आधार बताया है। बच्चन ने भी कहा है, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। मोती रोले विरह को व्यक्त करता है। आंखें रखना मुहावरे का सुंदर प्रयोग है। उर्दू की कठिन शब्दावली का प्रयोग किया गया है। आबो ताब में अनुप्रास अलंकार है। वियोग श्रृंगार रस है। प्रश्न उत्तर करते हैं। कवि किसकी चमक की बात कर रहा है? कवि अपनी शायरी की चमक की बात कर रहा है। आंखें रखो हो का भाव स्पष्ट कीजिए। इसका अर्थ है कि विवेक से हर बात को समझना, मर्म को जानना। जगमग बैतों की चमक का आशय बताइए। इसका अर्थ है शेर व शायरी का अलंकारिक सौंदर्य। या हम सोती रोले हैं का अर्थ समझाइए। कवि कहता है कि मेरी कविता में विरह की वेदना व्यक्त हुई है। नेक्स्ट पैराग्राफ। ऐसे में तू याद आए है अंजुमने में रिंदों को, रात गए गद्दे पे फरिश्ते भाभे, गुनह जग खोले हैं। अंजुमने में शराब की महफिल। अंजुमने क्या होता है? में शराब की महफिल। रिदों को शराबियों को, रिदों को शराबियों को, फरिश्ते देवता, गर्द आकाश, बाबे गुनह पाप का अध्याय, बाबे गुनह पाप का अध्याय। इसमें कवि कहता है कि ऐसे में तू याद आए हैं अंजुमने में रिदों को, कि हे प्रिय तू इस वियोग में ऐसे याद आती है जैसे शराबियों को शराब याद आती है। रात गए गुर्दम पे फरिश्ते, बाबे गुनह जग खोले हैं, तथा आधी रात में आकाश के फरिश्ते संपूर्ण संसार के पाप का अध्याय खोलते हैं। प्रस्तुत शेर हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गजल से उद्गृत है। इसके रचयिता फिराक गोरखपुरी है। इस शेर में कवि ने प्रियजन की यादों का बखान किया है। कवि कहता है कि हे प्रिय, तुम वियोग के समय इस तरीके से याद आती हो जैसे शराब की महफिल में शराबियों को शराब की याद आती है, तथा जैसे आधी रात के समय देवदूत आकाश में संसार के पापों का अध्याय खोलते हैं। विशेषता क्या है? विरहावस्था का सुंदर चित्रण है। अंजुमने में रिद्दो गुर्द फरिश्ते बाबे गुनह आदि फारसी शब्दों का सुंदर प्रयोग है। गजल छंद है, माधुर्य गुण है, वियोग श्रृंगार रस है। नेक्स्ट प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रथम पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। प्रथम पंक्ति का भाव यह है कि शायर अपनी प्रिया प्रेमिका को बहुत ही शिद्दत से याद करता है। यह याद ठीक वैसे ही है जैसे शराब खाने में शराबी को शराब याद आती है। तू कौन है उसके बारे में कवि क्या कहता है? भाई तू कौन है, कवि इसके बारे में क्या कहता है? तू कवि की प्रेमिका है, वह उसे विरह के समय याद आती है। रात में फरिश्ते क्या करते हैं? रात के समय देवदूत आकाश में सारे संसार के पापों का अध्याय खोलते हैं। अंजुमने में रिद्दों को से कवि क्या बताता है? इसमें कवि शराब खाने में शराबियों की दशा का वर्णन करता है। यहाँ उसे शराब की बहुत याद आती है। नेक्स्ट पैराग्राफ। सदके फिराक एजाज सुखन के, कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। भाई सदके फिराक एजाज सुखन के, सदके कुर्बान एजाज सुखन के बेहतरीन काव्य
कैसे उड़ा ली ये आवाज़ इन गज़लों के पर्दों में पर्दा चरण, मीर की गज़लें बोले है। भाई इसमें कवि कहता है कि फिराक जी प्रतिष्ठित शायरी की आवाज़ पर सदके जाता है। इन गज़लों में महान शायर मीर की गज़ल बोलती है। भाई इन गज़लों में मीर की महान जो शायर है मीर, उनकी गज़लें बोलती है। कवि अपनी गज़लों को महान शायर मीर के प्रति समर्पित करता है। शायर नीर से भी प्रभावित होकर मैंने ये गज़लें लिखी है। भाई तो मीर की गज़लें बोले हैं। इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं, यानी उससे प्रभावित होकर मीर की गज़लें लिखी है। प्रस्तुत शेर हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गज़ल से उद्गृत है। इसके रचयिता फिराक गोरखपुरी है। इस शेर में शायर अपनी शायरी पर मुग्ध है। व्याख्या क्या कहती है कि फिराक कहते हैं कि उसकी गज़लों पर लोग मुग्ध होकर कहते हैं कि फिराक तुमने इतनी अच्छी शायरी कहाँ से सीख ली। इन गज़लों के शब्दों में से हमें मीर कवि की गज़लों की सी समानता दिखाई पड़ती है। भाई तुम्हारी इन गज़लों में तो हमें मीर कवि की गज़लों की समानता दिखाई पड़ती है। भाव यह है कि कवि की शायरी प्रसिद्ध कवि मीर के समान उत्कृष्ट है। विशेषता क्या है? कवि अपनी प्रशंसा स्वयं करता है। उर्दू शब्दावली की बहुलता है। गज़ल छंद है। उड़ा लेना मुहावरे का अर्थ है चुराना, गेयता। गज़ल छंद का प्रयोग किया गया है। भावपूर्ण शैली है। फिराक किस पर कुर्बान है? भाई फिराक अपनी शायरी पर कुर्बान है। फिराक की शायरी किससे प्रभावित है? फिराक की शायरी प्रसिद्ध शायर मीर से प्रभावित है। कवि के प्रशंसकों ने क्या प्रतिक्रिया जताई है? कवि के प्रशंसकों ने कहा कि उसने कविता की यह सुंदरता कहाँ से उड़ा ली। मीर की गज़ल बोले है का भाव समझाइए। मीर की गज़लें बोले हैं का भाव यह है कि कवि फिराक गोरखपुरी की गज़लों और सुप्रसिद्ध शायर मीर की गज़ल में पर्याप्त समानता। तो इस प्रकार हमने फिराक की गज़लों में भी हिंदी समाज और उर्दू शायरी की परंपरा भरपूर देखी है। इस गज़ल में दर्द और पीड़ा के साथ साथ शायर की टसक भी अंतर्निहित है। इस गज़ल के माध्यम से शायर ने लोगों में हमेशा उस पर कटाक्ष करते हुए दिखाया है। उसकी किस्मत ने भी उसका साथ नहीं दिया। गम उसके साथ हमेशा रहा और रात का सन्नाटा उसे हमेशा बुलाता रहा। शायर कहता है कि इश्क वही करता है जो अपना सब कुछ खो देता है। जब शराबी शराब पिलाते हैं तो उसे अपनी प्रेमिका की याद आ जाती है। भाई उसे शायर फिराक जी यह स्वीकार करते हैं कि उसकी गज़लों पर मीर की गज़लों का प्रभाव है। यहाँ पर बसंत ऋतु के आगमन पर बगीचों की सुंदर छटा दिखाई गई है और गज़ल का प्रयोग हुआ है। प्रसाद गुण है। यहाँ पर हर तरह से बिंब योजना सार्थक एवं सटीक है। कवि ने किस्मत के सहारे बैठे व्यक्तियों पर कटाक्ष किया है। कवि ने बदनाम लोगों की प्रवृत्ति की ओर भी इशारा किया है। शैली भावपूर्ण है। उर्दू, फारसी और आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग हुआ है। गज़ल छंद है। विरह भावना का मार्मिक चित्रण है। माधुर्य गुण है और यहाँ पर श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का सजीव चित्रण हुआ है। कवि ने प्रिय की सच्चाई से अवगत कराने का प्रयास भी किया है और श्रृंगार रस की भरमारता के कारण गज़ल छंद का प्रयोग भावपूर्ण शैली के साथ हुआ है। तो आगे हम इसके प्रश्न उत्तर और MCQs लेके आएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए धन्यवाद।